एडवेंचर ट्रेल स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ आप सुन सकते हैं हर तरह का छोटा बड़ा एडवेंचरस हॉरर स्टोरीज। आज मैं लाया हूँ एक सुंदर, आकर्षक, रोमांचनीय कहानी। तो बने रहिए मेरे चैनल में और खो जाइए फैंटेसी की दुनिया में कुछ देर के लिए। मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करने में तो बिल्कुल भी मत भूलना। शुरू हो रहा है आज की कहानी। आज की कहानी है छोटे पापा की प्लेनचेट की कहानी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे पापा और छोटे पापा बहुत अच्छी कहानियां सुना सकते थे। मैं अपने पिता की छोटे दादाजी के जादू शो की कहानी पहले ही बता चुका हूं। अब मैं छोटे पापा की बताई कहानी बताऊंगा। श्रावण की बरसात की रात थी। पूरे दिन लगातार बारिश हो रही है। शाम के समय छोटे पापा सिर पर छाता लेकर आए। हाँ, इनका नाम ही है कहानी सुनाने वाले छोटे पापा। चूंकि वह इतनी सुंदर कहानियां सुनाता था, इसलिए मैंने उनको कहानी सुनाने वाले छोटे पापा का नाम दिया। जिस दिन हमें छोटे पापा मिला, उस दिन हमें कहानी सुनने की तीव्र इच्छा हुई। अगले दिन रविवार है, स्कूल की छुट्टी है, पढ़ाई का ज्यादा दबाव नहीं है। छोटे पापा, मुझे अपने उस प्लेनचेट की कहानी बताओ। हमने ना छोटे पापा के प्लेनचेट की कहानी पहले भी सुनी है। बड़े बुजुर्ग उनकी पीठ पीछे कहते थे, प्लेनचेट नो प्लेन चीट। स्वकल्पित कहानियां उनके प्रदर्शन से जीवंत हो उठती हैं, जिसे सुनकर हम भी हैरान रह गए। छोटे पापा ने कहानी की शुरुआत मेरी मां द्वारा दी गई चाय नाश्ता खाते हुए की। मैं कहानी छोटे पापा के शब्दों में बताता हूं। आप जानते हैं, अपने प्रारंभिक जीवन में मैंने सेना में सेवा की थी। मुझे ऑफिस के काम से अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। तब मेरी पोस्टिंग पटना में थी। साल भर काम में व्यस्त, इसलिए जब मैं छुट्टियों पर घर आता था तो अपने दोस्तों के साथ बातें करता था। और उस बातचीत का जमावड़ा विनोद बिहारी यानी छोटे दादाजी के घर में था, यानी जहां आप अभी रह रहे हैं। इसी घर में छोटे दादाजी के जादुई सत्र आयोजित किए जाते थे। फिर हमारे प्लेनचेट सत्र भी इसी कमरे में आयोजित किए गए थे। मैं कुछ दिनों की सर्विस छुट्टी के बाद घर आया। मैंने आकर सुना कि सुदेव नाम का हमारा एक घनिष्ठ मित्र मर गया है। हमारी बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि मैं सुदेव की आत्मा को प्लेनचेट के माध्यम से नीचे लाऊंगा। अगले दिन रात को 9 बजे हमारा प्लेनचेट सेशन हुआ। एक गोल मेज के चारों ओर 6 कुर्सियां। हम 6 दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। मेज पर एक उल्टा कप, एक कागज और एक पेंसिल रखी गई है। प्याला घूमने लगे तो समझ आ जाएगा, जिसे बुलाया गया है वह आ गया है। माध्यम के रूप में हमारे मित्र श्याम को चुना गया। कागज और पेंसिल को माध्यम के हाथ के पास रखा जाता है। मेज के बीच में एक मोमबत्ती जल रही है। बाकी कमरे में अंधेरा है। दीवार पर 6 विशाल छायाएं किसी गुप्त मंत्रणा में संलग्न प्रतीत होती हैं। एक वृक्ष में एक वातावरण निर्मित हो गया है। उस पर ध्यान न देकर हम सुदेव को बुला रहे हैं। ऐसे ही 15 मिनट बीत गए। अचानक दीपक की लौ टिमटिमाती हुई पूरी तरह बुझ गई। दीवारों पर परछाइयां अचानक गहरे अंधेरे में डूब गईं। अजीब बात, अंधेरे में भी हम एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देखते हैं। एक अलौकिक रोशनी कमरे में भरती हुई प्रतीत हुई। उस अलौकिक रोशनी में मैंने मेज पर कप को हिलते हुए देखा। सवाल पूछा गया, क्या कोई आया है? नजरें मीडियम पर गईं। उसका सिर उसकी छाती पर लटका हुआ है। पेंसिल पकड़ने वाला हाथ हिलने लगा। कागज पर जवाब लिखा है, हाँ। फिर सवाल पूछा गया, आप कौन हैं? उत्तर, सुदेवा। प्रश्न, कैसे हैं सुदेव? उत्तर, कष्ट, महान कष्ट। प्रश्न, क्या तुम्हें यहां सुदेव याद है? कोई और पार्ट नहीं। वह अलौकिक प्रकाश लुप्त हो गया। कमरे की लाइट जल रही थी। बेहोश श्याम मेज पर सिर रखकर लेटा हुआ था। अगले दिन मैंने सुदेव को फिर बुलाया। सुदेव आए, बहुत थोड़े समय के लिए। मैं उनसे क्या जानना चाहता था, यह पता नहीं चल पाया। फिर मैं अपने कार्यस्थल पर वापस चला गया। अगली बार जब मैं छुट्टियों पर आया तो मैंने प्लेनचेट के साथ फिर से पढ़ा। हम नशे में थे। वह दिन अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा था। घर के अंदर हम 6 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। बाहर झंझनाहट लगातार जारी है। मेज के बीच में एक मोमबत्ती जल रही है। सुंदर वातावरण। हम सुदेव को फिर से बुला रहे हैं। ऐसे ही करीब 1 घंटा बीत गया। हम धैर्य की आखिरी सीमा पर हैं। सहसा हवा के एक झोंके ने दीपक को उड़ा दिया। मैंने कप को धीरे धीरे घूमते हुए देखा। माध्यम पर एक नजर, हाथ में पेंसिल, सिर लटका हुआ। मैंने पूछा, कौन कौन आया है? सुदेव। उत्तर, नहीं। प्रश्न, तो आप कौन हैं? जवाब, मैं नहीं कहूंगा। प्रश्न, आप क्यों आए? उत्तर, या पुनः सुदेव जिसने नया जन्म लिया है। सवाल, लेकिन हम, आप क्यों आए? जवाब,
मुझे नहीं पता। मैं संदेश खाऊंगा। मैं खूब खाना चाहता हूँ। प्रश्न, तुम्हें क्यों खिलाओ? जवाब, मैं खजाना ढूंढूंगा। प्रश्न, खजाना कहाँ है? जवाब, पहले संदेश लेकर आओ, लेकिन बहुत सारा लाना। एक तो जल्दी से ढेर सारे संदेश ले आया। अब मैंने कहा, संदेश आ गया है, खजाना कहाँ है? उत्तर, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खजाने का स्थान बता दूंगा और माध्यम को संदेश दें। दिया, लेकिन जगह कहाँ है? उत्तर, मद्राल में। मेरे चाचा के घर के बगीचे में उत्तर की ओर दीवार के किनारे एक अमरूद का पेड़ है। इसके फर्श पर खड़े हो जाएं और 20 इंच पीछे हट जाएं। ठीक वहीं खोदो जहां दाहिना पैर गिरे। हम पेंसिल टॉर्च की रोशनी में रचनाएं पढ़ रहे थे। फिर रात में कंधों पर कुदाल लेकर हमारा मद्राल अभियान शुरू हुआ। मीडियम श्याम हमसे आगे चल रहा है। खजाने के लालच में हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। श्याम सामान्य रूप से चल रहा था। मंजिल के करीब पहुंचते ही श्याम अचानक चिल्लाया, जल्दी भागो! भाग जाओ, चाचा ने देख लिया। वह बंदूक लेकर यहां दौड़ के इस साइड में ही आ रहा है। मैंने पढ़ा और भाग गया। दूसरी ओर भागना सुरक्षित है। मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं श्याम को नहीं देख रहा हूं। कहां गया वो? पीटने वाले चाचा के हाथ नहीं पकड़ा गया तो हर कोई आगे बढ़ गया है, लेकिन श्याम को किसी ने नहीं देखा। हर किसी को एक एक करके कई चीजें याद आती हैं। अब तक सभी को समझ आ गया है कि क्या हुआ है। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं घर वापस चला गया। अगली सुबह मैं एक समूह में श्याम के घर गया। मैंने सुना है कि वह आज सुबह की ट्रेन से कलकत्ता गए हैं। वहां उसकी मौसी का घर है। 7 दिन बाद लौटेंगे। मैं समझता हूं इस यात्रा में लड़का भीड़ की पिटाई से बच गया। हमारी बातचीत काफी देर तक चलती रही। फिर हमने एक प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मा को एक तख्ती पर लाने का फैसला किया, लेकिन किसे बुलाया जाए? मैं रविंद्रनाथ ठाकुर को बुलाऊंगा। छोटे पापा, रविंद्रनाथ ठाकुर आया। हमारी नजरें हमारे माथे पर हैं। हाँ, अब चुप रहो और सुनो। बात करने से कहानी का मूड खराब हो जाएगा। उस दिन हम 6 लोग गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। इस बार मैंने श्याम की जगह किसी और शख्स को माध्यम चुना है। तब हमें रवि ठाकुरे की याद आती है। दीपक तुरंत बुझ गया। कमरा अद्भुत मुलायम नीली रोशनी से भर गया था। उस रोशनी में मैंने कप को धीरे धीरे घूमते हुए देखा। मैंने पूछा, आप क्या रविंद्रनाथ ठाकुर? संदेह है या नहीं? अर्बाचिन की टीम। हम नहीं मल। रवि ठाकुर, आज क्यों बुलाया है? जल्दी बोलो। ओ बाजी मत करो। शब्द की बर्बादी में समय की इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रविंद्रनाथ की बातों ने हमें बहुत घबरा दिया, लेकिन जब मैं इन्हें लाया तो मुझे सवाल पूछना पड़ा। तो मैंने फिर पूछा, क्या आप अब भी कुछ लिखते हैं? रवि ठाकुर, हाँ, अभी भी लिख रहा हूं। अगर आप स्वर्ग भी जाएंगे तो चावल बनने का नाटक करेंगे। हम तो कृपया हमें कुछ बताएं। रवि ठाकुर, ओहे डेम्पो छोकरा का टीम, सुनो, अब स्वर्ग के देवी देवता भी मेरी कविताएं और कहानियां सुनते और पढ़ते हैं। ये वहां की प्रेस में छापा जाता है। तुम लोगों को खामोखा सुना के मेरा समय बर्बाद क्यों करूं? रवि ठाकुर क्रोधित होकर चला गया। हम भी हाँफते हाँफते बचे। इस बार मैंने फैसला किया, भारत से किसी को नहीं। अब मैं एक सज्जन व्यक्ति की भावना को प्लेनचेट में लाऊंगा। जॉर्ज पंचम की अभी अभी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो चलिए जॉर्ज पंचम को नीचे उतारें। हम फिर बैठ गए। उपयुक्त वातावरण निर्मित होता है। मेज पर दीपक जल रहा है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखें बंद करके बैठे हैं और जॉर्ज पंचम को याद करें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। सहसा हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। हम जमे हुए हैं, चुप हैं। अचानक कमरे के अंदर बिजली की रोशनी जगमगा उठी और मेज पर रखा कप भी जोर जोर से घूमने लगा। मैं चिल्लाया, कौन आया? मैं विवेकानंद हूं। इस बार नोटबुक पेंसिल नहीं है। गड़गड़ाहट जैसी एक गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। हम अवाक हैं। फिर विवेकानंद कहते रहे, हे अर्बाचिन की पार्टी, आपने क्या शुरू किया है? जानिए आपके लिए परलोक में कैसी अराजकता मची है। और ये है फौजी आदमी। बता रही हो इस तरह आप प्लानचेट से पैसे कमा सकेंगे। मैं कहता हूं कि ये खेल तुरंत बंद करो, यदि नहीं तो ये एक आपदा होगी। एक बार फिर कमरे में बिजली चमक उठी। मैं समझ गया विवेकानंद चले गए। जल्दी से लाइट चालू कर दी गई। मैं देख रहा हूं मीडियम परेश अर्थहीन हो गया है। नाक से खून निकल रहा है। बस यही अंत है। हम कभी भी इस तख्ती पर नहीं बैठे। और इसके साथ खत्म हुआ हमारा आज का कहानी। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे और भी मजेदार, इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आऊंगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलना। धन्यवाद।